So students, in the previous video we were discussing about basic accounting terms. In the same order, today we will discuss some more accounting terms. So today's first term is goods. गुड्स को जानने के लिए पहले हमें एक एग्जांपल लेना है। सपोज आप एक स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं सर? हम एक स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं और जब स्टेशनरी शॉप पे गए तब आपने वहाँ पे कुछ आइटम्स देखे, पेन्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स, बुक्स, ये सब चीज़ें आपने वहाँ पे, ये सब आइटम्स आपने वहाँ पे देखे हैं। इसके बाद आपने कुछ और आइटम्स भी देखे। सर वहाँ पे एक फ़ैन लगा था, सर वहाँ पे फर्नीचर भी था। ठीक है, अब देखिए इस स्टेशनरी शॉप वाले ने ये जो आइटम्स हैं ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? सर ये सब स्टेशनरी में इंक्लूड होती हैं। तो ये स्टेशनरी शॉप है, इट मीन्स ये सब आइटम्स उसने किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे अपने बिजनेस में रखा होगा? सर इन सब चीज़ों को उसने फॉर सेल, नॉर्मल सी बात है, स्टेशनरी शॉप है तो स्टेशनरी का आइटम किस पर्पज़ के लिए रखा होगा? सर सेल करने के लिए रखा होगा। क्या उसकी शॉप में जो फैन और फर्नीचर लगा, क्या उसको भी सेल करने का इंटेंशन है इसका? जी नहीं सर, उसको तो अपने बिजनेस में यूज़ करने का पर्पज़ है। तो ये किस चीज़ के लिए थी सर? ये थी फॉर यूज़ इन द बिजनेस। और आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था एनीथिंग विच इज़ हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर यूज़ इन द बिजनेस दे आर कॉल्ड एसेट्स। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये तो सर एसेट हैं क्योंकि बिजनेस में यूज़ करने के लिए रखी गई हैं। और ये चीज़ें बिजनेस में किस पर्पज़ के लिए? सर सेल पर्पज़ के लिए। बिजनेस इनमें क्या करता है? डील करता है। इन सब चीज़ों में बिजनेस क्या कर रहा है? डील कर रहा है सर। तो जिन आइटम्स में बिजनेस डील कर रहा है, जो सेल पर्पज़ के लिए बार बार खरीदी और बेची जाती हैं, जिनको बार बार सेल करते हैं, बार बार परचेज करते हैं, तो उन सब आइटम्स को हम क्या कहते हैं? सर उन सब आइटम को हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। तो गुड्स क्या हुआ? जिस आइटम में बिजनेस एंटिटी डील करती है। तो चलिए एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। सपोज आप एक आइसक्रीम पार्लर गई, आइसक्रीम शॉप पर जाते हैं आप या आइसक्रीम पार्लर पर जाते हैं, तो वहाँ आपने क्या देखा? वहाँ एक उस आइसक्रीम शॉप में या आइसक्रीम पार्लर में एक बड़ा सा फ्रिज था और इस बड़े से फ्रिज में बहुत सारी आइसक्रीम्स या कोल्ड ड्रिंक्स रखी थी। ये बहुत सारी आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक्स इस बड़े से फ्रिज में रखी थी। तो आप मुझे बताइए कि ये जो इस बॉक्स में आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक्स इस आइसक्रीम शॉप या आइसक्रीम पार्लर में रखी है, ये किस पर्पज़ के लिए रखी है? कि सर ये कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम जो भी यहाँ पे इस आइसक्रीम शॉप या आइसक्रीम पार्लर में रखी है, ये सब किस इंटेंशन के लिए? सर ये तो सब फॉर सेल इन पर्पज़, ये तो सेल करने के लिए इसका इंटेंशन यहाँ पे रखने का ये था कि इनको सेल करें। अच्छा, और ये जो फ्रिज था जिसमें ये सारी आइटम रखी थी, ये जो वाला जो फ्रिज है, ये फ्रिज किस इंटेंशन से रखा है? सर फ्रिज जो रखा है वो फ्रिज को इसने फॉर यूज इन बिजनेस, यूज करने के लिए परचेज कर रखा है। भाई ऐसा थोड़ी होगा कि आप आइसक्रीम के साथ फ्रिज भी बेच देगा। वो आइसक्रीम के साथ फ्रिज को तो सेल आउट नहीं करेगा ना। फ्रिज आइसक्रीम ख़त्म हो जाएगी या कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है तो कोल्ड ड्रिंक्स ख़त्म हो जाएगी, तो वापस आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक दोबारा बेचने के लिए जब परचेज करेगा तो वो इसी फ्रिज में तो रखेगा। तो फ्रिज क्यों रख रखा है? सर फ्रिज इसलिए रख रखा है कि बिजनेस में उसे यूज़ करता रहे बार बार। तो यहाँ पे जो फ्रिज था वो क्या हो गया? वो तो सर एसेट हो गया। और जो सेल करने के लिए प्रोडक्ट इसके पास आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स थे वो सब क्या हो गई? वो सब इनके लिए गुड्स हो गए। तो अपन सिंपली अपन ये की बात कहेंगे, प्रोडक्ट इन विच फॉर्म इज डीलिंग दैट इज गुड्स। जिस प्रोडक्ट में फर्म डील करती है, डील करने का मतलब जिस प्रोडक्ट को अपने पास सेल करने के लिए रखा जाता है या जिस प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है फॉर द इंटेंशन ऑफ सेल, उसको अपन कहते हैं गुड्स। तो देखिए गुड्स के लिए अपने डेफिनेशन लिखी है, गुड्स इज रेफर्ड एज प्रोडक्ट, गुड्स is referred as the product
in which firm is dealing. Dealing means that is in term of which it is buying and selling or producing and selling. कई बार क्या होता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो वो डायरेक्टली जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसे डायरेक्टली सेल नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उससे क्या कुछ फिर उससे कुछ प्रोडक्शन करते हैं और फिर उस प्रोडक्शन को सेल करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल परचेज किया है और जिस प्रोडक्शन को वो सेल करने जा रहे हैं, वो भी प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं वो भी इसके लिए क्या होगा, गुड्स होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट के लिए। तो ये हो गया गुड्स। गुड्स क्या है सर, वो प्रोडक्ट है जिसमें फर्म डील करती है, और डील करने का मीनिंग क्या है, परचेज और सेल की एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे चलती रहे। और मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन के इसमें प्रोडक्शन और सेलिंग की एक्टिविटी जिस प्रोडक्ट के लिए चलती रहती है वो क्या है, डीलिंग होती है। और जिस प्रोडक्ट के लिए डीलिंग, जिस प्रोडक्ट में फर्म डील करती है वो क्या होता है सर, गुड्स होता है। तो नेक्स्ट टर्म इज रिसिप्ट। रिसिप्ट, अब देखिए हम आपको एक बात बता देते हैं, रिसिप्ट और एक वर्ड होता है रिसीव्ड, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। रिसिप्ट का मतलब रिसीव्ड नहीं होता, रिसीव्ड का मतलब होता है बिजनेस एंटिटी में, रिसीव्ड मीन्स होता है कैश और कंसिडरेशन रिसीव्ड, कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड, हैज बीन रिसीव्ड मतलब कि आपने कंसिडरेशन प्राप्त कर लिया है, इसका मीनिंग ये होता है। और इसका मतलब ये एक वाइड टर्म्स है, इसमें रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो आपने कंसिडरेशन रिसीव कर चुके हैं या इन फ्यूचर आपको कंसिडरेशन रिसीव होगा, जिसमें इंक्लूड होती हैं। तो गुड्स का मीनिंग क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड, कोई भी अमाउंट आपको रिसीव हो गया या इन फ्यूचर रिसीव होगा। फॉर व्हाट, फॉर सेल ऑफ, फॉर सेल्स ऑफ गुड्स, आप डील करते हो ना गुड्स में, सेल करने के लिए परचेज किया ना, हाँ सर, तो गुड्स को सेल करने से आपको कुछ रिसिप्ट हुआ। या सर्विसेज, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप क्या करेंगे, सर्विस रेंडर करेंगे, सर्विसेज को सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप कोई गुड्स तो सेल करेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, आप तो अकाउंट्स बनाएंगे, आप अकाउंट्स की ऑडिट करेंगे। तो जो अकाउंट्स की आप ऑडिट करेंगे तो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप सर्विस रेंडर करेंगे, और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो गुड्स को सेल करेंगे। तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर आपके बिजनेस में कोई ओल्ड एसेट्स है, आपको क्या उस एसेट की जगह दूसरी एसेट परचेज करनी है, आप उसे निकाल देना चाहते हो, अपने बिजनेस में अब नहीं रखना चाहते, काफ़ी पुरानी हो गई, तो आपने उस एसेट को क्या किया, ओल्ड एसेट को सेल किया, सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स। तो आपने अपने गुड्स को या एसेट्स को सेल किया, तो इसको सेल करने पर दो बातें हो सकती हैं, या तो जैसे ही आपने इसको सेल किया, गुड्स, सर्विस या एसेट को जब आपने सेल किया तो एक्चुअली में आपने कैश रिसीव्ड कर लिया, कैश रिसीव्ड कर लिया, या फिर चेक रिसीव कर लिया, कैश रिसीव्ड और चेक रिसीव्ड। और ऐसा हुआ कि रिसीव्ड नहीं हुआ तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कैश अमाउंट जो है, ये जितना भी अमाउंट होगा, ये अमाउंट रिसीवेबल है, यानी इन फ्यूचर रिसीव होगा, अभी रिसीव नहीं हुआ। जिस पार्टी को आपने सेल किया उसने कहा भी आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद आपको पेमेंट करेंगे, तो रिसीव्ड हो गया या इन फ्यूचर रिसीव होगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में ये हमारे लिए क्या होगी, रिसिप्ट होगी। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड, जिसके बदले कैश या चेक मिल चुका है, रिसीव्ड, और रिसीवेबल यानी जो इन फ्यूचर रिसीव होगी। फॉर व्हाट, फॉर सेलिंग एसेट, या तो आपने अपनी पुरानी एसेट को सेल कर रहे हो क्योंकि आपको उसकी जगह नई एसेट को रिप्लेस करना है। एंड गुड्स और सर्विसेज, आप ओल्ड एसेट को, गुड्स को या सर्विसेज को सेल करने के बदले जो अमाउंट आप रिसीव कर लेते हो या इन फ्यूचर रिसीव करने वाले हो, तो उस अमाउंट को क्या कहेंगे सर, रिसिप्ट कहेंगे। एंड द रिसिप्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, one is revenue receipt and next one is capital receipt. Revenue receipt means the receipt which are recurring in the nature. रिकरिंग मीन्स ऐसी रिसिप्ट जो बार बार कंटिन्यूसली बिजनेस में होती रहती है। अभी हमने एक स्टेशनरी शॉप वाले का एग्जांपल लिया, तो स्टेशनरी शॉप वाला है,
वो क्या करेगा, पेन पेंसिल तो रेगुलर बेसिस पर बेचता रहेगा ना। आज उसने पेन पेंसिल नोटबुक और बुक्स बेच दी तो क्या कल वो इन चीज़ों को सेल नहीं करेगा? क्या कल उन नोटबुक और बुक्स को सेल करने से उसे अमाउंट रिसीव नहीं होगा? क्या उसे तो रेगुलर होगा भाई, अभी बेचा है फिर थोड़ी देर बाद बेचेगा, कल भी बेचेगा, परसों भी अपने नोटबुक बुक्स को बेचेगा। तो यानी कि गुड्स को रेगुलर बेसिस पर सेल करता रहता है बिजनेस ओनर, तो उसको रेगुलर बेसिस पर वो इनकम जनरेट होती रहती है। तो ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो रिसिप्ट होती है जो गुड्स को सेल करने से जनरेट रिसिप्ट होती है, जो रिकरिंग नेचर की, यानी बार बार होती रहती है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से अपने को अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है, रिसीवेबल होता है, उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। और ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है सर? रिकरिंग होती है नेचर में। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स को सेल कर दिया, या आप एक सर्विस प्रोवाइडर तो आप सर्विस को सेल करते हो, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे मान लो आपने बैंक में अगर आपने एफडी करवा दी तो बैंक से रेगुलर बेसिस पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट कर दिया ना बैंक में आपने। या फिर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए तो रेगुलर बेसिस पर आपको कंपनी से क्या मिलेगा? कंपनी के प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, यानी कि डिविडेंड मिलेगा आपको रेगुलर बेसिस पर। तो ये सब आपके लिए क्या, ये सब सर रेगुलर नेचर की रिसिप्ट्स होती हैं, उसे अपन रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट वो अमाउंट होता है जो या तो रिसीव हो चुका है या इन फ्यूचर रिसीव होगा, जो कि किस वजह से होगा? या तो आपने गुड्स और सर्विसेज को सेल किया या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया है। मतलब अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से आपको ये अमाउंट रिसीव्ड होगा, उसे अपन रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। और ये रेगुलर नेचर की इनकम होती है, रेगुलर नेचर की रिसिप्ट होती है। और नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट्स होती हैं जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है, इसको नेगेटिव फॉर्म में अपन प्रेजेंट करेंगे। जो रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन द नेचर, उन ट्रांजेक्शन्स से आपको कोई अमाउंट रिसीव्ड हो चुका या इन फ्यूचर होने वाला है, जो ट्रांजेक्शन रेवेन्यू नेचर के नहीं है, मतलब जो नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यानी कि आपने गुड्स सर्विस को सेल किया, इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं, इनके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन है जो रेगुलर नेचर के नहीं हो सकते। तो द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन द नेचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन द नेचर। अच्छा, कौन कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल आपने देखो हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, रिसिप्ट्स की जब हमने बात की थी तो हमने लिखा अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट। तो जो एसेट को सेल करने से जो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है, क्योंकि अपन एसेट को थोड़ी सेल करते हैं, अपन तो बिजनेस में गुड्स को सेल करते हैं, एसेट्स तो बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज की जाती है। तो एसेट को सेल करना बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी गुड्स को सेल करना है। तो अगर आपने एसेट को सेल किया है तो वो नॉन रिकरिंग नेचर की ट्रांजेक्शन है, जो कि आपकी कैपिटल रिसिप्ट में इंक्लूड होगी। और अगर आपने गुड्स और सर्विसेज को सेल किया है तो ये आपकी रिकरिंग नेचर की और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, इसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट में इंक्लूड करोगे। सो वी कैन से एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट आर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। एसेट को सेल करने से आपको कोई प्रोसीड्स हुआ, या फिर आपने क्या किया, कोई लोन लिया किसी से। अब लोन लेते हैं तो लोन भी ऐसा नहीं है कि रोज रोज अपने को बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी में इंक्लूड हो गया कि भाई हमें हर बार रोजाना लोन लेना ही है। तो ये भी एक ऐसी रिसिप्ट है, अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है लोन से, लोन लेने से, वो भी एक नॉन रिकरिंग नेचर का अमाउंट है। ये भी बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, सो इट इज आल्सो कैपिटल। अच्छा, कैपिटल इट इज आल्सो कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर। अच्छा, पार्टनर और बिजनेस ओनर। अच्छा, पार्टनर की जब हम बात करते हैं तो जब पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, ऐसा बिजनेस जिसको 2 और मोर पर्सन्स मिलकर रन करते हैं, उसे अपन पार्टनरशिप कहते हैं। और एक सिंगल पर्सन जब बिजनेस को रन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। तो अगर कोई पार्टनर या फिर बिजनेस ओनर अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में, तो वो भी क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट होती है। कैपिटल पार्टनर ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो भी एक नॉन रिकरिंग नेचर का आइटम है,
बिजनेस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अभी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मीनिंग है होता है कि गुड्स में डील करना ही नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, या फिर रेगुलर एक्टिविटीज से जो इनकम होती है वो अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो अपन ये कहेंगे कि कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, ऑल दीज आर कैपिटल रिसिप्ट इन द नेचर। अब एक बात आपको मैं और बता दूं, ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, इस रेवेन्यू रिसिप्ट को अपन नॉर्मली सिर्फ रेवेन्यू के नाम से भी जानते हैं, इसको सिर्फ रेवेन्यू बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म इज परचेज। परचेज का मीनिंग सबको पता है। जी सर, हमें सबको परचेज का मीनिंग पता है कि परचेज क्या होता है। परचेज को अगर हम नॉर्मली बात करें तो आप क्या कहोगे? परचेज का मतलब होता है सर बाइंग समथिंग, कुछ अपन ने परचेज किया यानी बाय किया तो उसे अपन परचेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो परचेज टर्म है इसका स्पेसिफिक यूज़ होता है अकाउंट में। क्या करते हैं, देखिए अपन कोई चीज़ परचेज करते हैं तो बिजनेस में दो टाइप के आइटम्स परचेज कर सकते हैं। कुछ आइटम्स परचेज करते हैं फॉर सेलिंग पर्पज़, फॉर द इंटेंशन ऑफ सेल। कुछ आइटम्स को हमने परचेज किया किस पर्पज़ के लिए सर? फॉर सेल। और कुछ आइटम अपने बिजनेस में परचेज की सर फॉर यूज़ इन बिजनेस, फॉर यूज़ इन बिजनेस। तो आपने जिन चीज़ों को बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज किया हुआ है उन सब चीज़ों क्या कहते हैं सर? इनको हम कहते हैं एसेट कहते हैं। और जिन चीज़ों को आपने बिजनेस में परचेज किया था फॉर व्हाट पर्पज़? फॉर सेलिंग पर्पज़, दे आर कॉल्ड गुड्स। इतनी बात आप पहले समझ चुके हैं। अब परचेज टर्म किसके लिए यूज़ होगी? इन एसेट के लिए परचेज टर्म को यूज़ नहीं करना, आपको इस गुड्स के लिए परचेज टर्म को यूज़ करना है। तो जब भी आप बिजनेस में गुड्स को प्रोक्योर करोगे यानी गुड्स को रिसीव करोगे, किस पर्पज़ के लिए गुड्स रिसीव होता है सर? फॉर सेल पर्पज़ के लिए। तो जो फिजिकल आइटम आप रीसेल करने के पर्पज़ से परचेज करते हो बिजनेस में, तो उसके लिए आप परचेज टर्म को यूज़ करोगे। आप एसेट को अगर बिजनेस में परचेज कर रहे हो तो एसेट के लिए परचेज टर्म को यूज़ नहीं किया जाता। तो अपन ये कह सकते हैं, आपको हमेशा याद रखनी है बात कि परचेज मीन्स होता है गुड्स को परचेज करना, ना कि एसेट को परचेज करना। जब भी आपने किसी पर्टिकुलर एसेट को परचेज किया तो उस एसेट का नेम पर्टिकुलरली वहाँ पे यूज़ किया जाता है, परचेज वर्ड को यूज़ नहीं किया जाता। वर्ड परचेज उसी टाइम यूज़ होगा जब आपने गुड्स को परचेज किया है। तो द टर्म परचेज इज यूज्ड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। आपने जब गुड्स को प्रोक्योर्ड किया है यानी कि उसको गुड्स को रिसीव किया है, या तो कैश में रिसीव किया है या फिर क्रेडिट परचेज किया है, या तो आपने पेमेंट किया और गुड्स लिया, या फिर आपने गुड्स ले लिया और इन फ्यूचर पेमेंट करोगे। तो इस परचेज को सिर्फ गुड्स को प्रोक्योर करते टाइम आप यूज़ करोगे। अदर कोई एसेट परचेज किए तो परचेज टर्म को यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट टर्म इज सेल। सेल टर्म सेम, यहाँ पे वही बात हमें देखनी है। आप क्या सेल करते हो सर? हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं किसी गुड्स को या सेल कर सकते हैं किसी ओल्ड एसेट्स को। भाई एसेट तो तभी सेल होती है जब वो पुरानी हो जाती है, क्योंकि बिजनेस में अपन यूज़ करने के लिए एसेट को परचेज करते हैं, सेल करने के लिए परचेज नहीं करते। तो किसी भी एसेट को बिजनेस से उसी टाइम सेल किया जाता है जब वो ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, किसी काम लायक नहीं रहती है, या फिर हमें उनकी जगह कोई न्यू टेक्नोलॉजी की या फिर नई किसी न्यू टेक्नोलॉजी की या फिर नई कोई एसेट वहाँ पे रिप्लेस करनी होती है तो हम एसेट को सेल करते हैं। तो वो एसेट ओल्ड एसेट सेल की जाए या फिर गुड सेल किया जाए। अगर हमने ओल्ड एसेट को सेल किया है तो हम इस टर्म को सेल टर्म को यूज़ नहीं करेंगे। जब ओल्ड एसेट को सेल करेंगे तो एसेट का नेम यूज़ किया जाएगा, लेकिन जब आपने गुड्स को सेल किया है तो फिर आप सेल्स टर्म को यूज़ करोगे। गुड्स को सेल करने के लिए आप सेल्स टर्म को यूज़ करोगे। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, क्या द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। किसके लिए यूज होता है सर? गुड्स को सेल करने के लिए। दीज गुड्स मे बी परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर बाय एंटरप्राइज। या तो आपने वो गुड्स डायरेक्टली परचेज किया और सेल किया, परचेज करके सेल किया, जैसा परचेज किया वैसा का वैसा उसी फॉर्म में आपने सेल कर दिया, या फिर आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, उससे प्रोडक्शन किया, उसका फॉर्म चेंज किया, उसके बाद आपने सेल किया गुड्स को। यानी कि आपने रॉ मटेरियल से गुड्स को उसका फॉर्म चेंज करके फिर सेल किया। तो अपन दोनों ही कंडीशन में, अगर आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया है
और फिर सेल किया है तो भी सेल टर्म को यूज़ करेंगे, और अगर आपने गुड्स को डायरेक्टली परचेज करके सेम फॉर्म में आपने उसे सेल किया तो भी आप किसको यूज़ करेंगे, सेल टर्म्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टर्म डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। देखिए डेटर्स का मीनिंग क्या होता है, देखिए आपने किसी पर्सन को जब सेल किया, तो जब हम किसी भी पर्सन को सेल करते, मान लो कि आपने गुड्स सेल किया, गुड्स सोल्ड टू हरीराम, हरीराम को आपने गुड्स सोल्ड किया। जब आप हरीराम को गुड्स सेल करते हो, ₹5000 का मान लेते हैं ट्रांजेक्शन है, तो जब हरीराम को आपने गुड्स सेल किया ₹5000 का, तो यहाँ दो बातें हो सकती है। जब आप हरीराम आपकी शॉप पर आता है, हरीराम आपसे 5000 का गुड्स परचेज करता है, तो आपने हरीराम को क्या किया, गुड्स सोल्ड किया है ₹5000 का। कंडीशन नंबर 1, हरीराम आपको इमीडिएटली पेमेंट कर देता है, उसी टाइम आपको पेमेंट कर देता है, कैश पेमेंट, यानी कि कैश सेल्स हो जाएगा। अगर हरीराम आपको इमीडिएटली पेमेंट कर देता है तो इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, सर ये कैश सेल्स हो गया। और अगर हरीराम आपको इमीडिएटली पेमेंट नहीं करता है, हरीराम इन फ्यूचर अगर आपको पेमेंट करेगा, तो उसे आप क्या कहोगे, सर इसे कहेंगे हम क्रेडिट सेल, जब इन फ्यूचर पेमेंट मिलने वाला है। यानी आपने गुड्स को तो अभी सेल कर दिया, लेकिन पेमेंट आपको फ्यूचर में रिसीव होगा, तो उसे बोलेंगे अपन क्रेडिट सेल। तो दो बातें हैं यहाँ पे कि जो भी आप सेल करोगे, गुड्स को जब सेल करते हैं तो अपन सेल्स टर्म को यूज़ करेंगे, और ये जो सेल होता है ये या तो कैश सेल्स हो सकता है या क्रेडिट सेल हो सकता है। जब अपन कैश सेल करते हैं तो गुड्स हमारे पास से आउट हुआ और कैश हमारे पास इन हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन वहीं पे कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो क्रेडिट सेल है, ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, अभी तक इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे कि आपने हरीराम को गुड्स तो सेल किया, लेकिन हरीराम ने अभी तक आपको पेमेंट नहीं किया, इसी का मतलब होता है क्रेडिट सेल। इन फ्यूचर हरीराम आपको पेमेंट करेगा, ये उधार बिक्री होगी मतलब। तो क्रेडिट सेल में आप क्या करते हो, आपने गुड्स सेल किया लेकिन हरीराम ने आपको पेमेंट नहीं किया, इट मीन्स ये ट्रांजेक्शन क्या होगा, सर ये ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है। तो ऐसा जो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है, ये इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन किसके साथ हुआ, सर ये इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन हरीराम के साथ हुआ। तो हरीराम से हमें क्या करना है, सर इससे हमें पैसा लेना है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम हरीराम, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, इससे हमें अमाउंट रिसीव करना है इन फ्यूचर, अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। तो जिस पर्सन को आपने गुड्स को क्रेडिट बेसिस पर सेल किया था और उस पर्सन से आपको अमाउंट इन फ्यूचर रिसीव करना है, तो इस पर्सन को आप कहोगे डेटर्स। तो जो डेटर्स टर्म है, ये जो डेटर्स टर्म है ये किसके लिए यूज होता है, इस हरीराम के लिए यूज हो रहा है। और हरीराम कौन है, हरीराम वो पर्सन है जिसको आपने क्रेडिट सेल किया होगा। तो देखिए, द पर्सन और एंटिटी टू whom goods have been sold on credit और सर्विसेज रेंडर्ड। अब अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर ट्रेडर नहीं है तो आप सर्विस दोगे। अभी आप अगर मान लो एक चार्टेड अकाउंटेंट बन गए और मैं अपने अकाउंट्स की आपसे ऑडिट करवा रहा हूँ, या मैं अपनी टैक्स फाइल आपके पास लेके आता हूँ, तो आप मेरे टैक्स का काम कर देते हो। उसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि यार पेमेंट हम आपको बाद में देंगे, अभी हमारे पास पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, आपकी फ़ीस अभी नहीं दे सकते। तो आपने तो सर्विस मुझे प्रोवाइड करवाई दी ना, तो मैं आपके लिए कौन हो गया, डेटर्स हो गया। या फिर मैं आप अगर कोई डीलर हैं तो आपकी शॉप से मैं क्रेडिट गुड्स परचेज कर लेता हूँ, तो आपने तो मुझे गुड्स सेल कर ही दिया, मैं आपको पेमेंट फ्यूचर में करूं तो मैं आपके लिए डेटर्स हो गया। तो हम सिंपली क्या कहेंगे, वो पर्सन या वो एंटिटी जिसको आपने क्रेडिट बेसिस पर गुड्स को सेल किया है और इन फ्यूचर आपको उससे पेमेंट लेना है, तो उसे आप डेटर्स कहोगे। तो पर्सन और एंटिटी टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट एंड द पेमेंट इज रिसीवेबल फ्रॉम देम आर कॉल्ड डेटर्स। अब देखो, डेटर से हमें इन फ्यूचर पेमेंट इज टू बी रिसीवेबल फ्रॉम देम, यानी जिनसे हमें पेमेंट मिलना है, रिसीवेबल मीन्स मिलना है जिनसे पेमेंट, तो मिलना इट मीन्स क्या हुआ, इन फ्यूचर हमें इनसे पेमेंट मिलेगा। तो डेटर्स वो पर्सन है जिसे फ्यूचर में पेमेंट मिलने वाला है, तो फ्यूचर में पेमेंट मिलने वाला है तो मॉनेटरी बेनिफिट इन फ्यूचर होगा। तो डेटर्स से जब हमें फ्यूचर में मॉनेटरी बेनिफिट होने वाला है, तो डेटर्स कौन हो गए, सर हमारे लिए तो एसेट हो गई, क्योंकि मैंने आपको एसेट का मीनिंग क्या बताया था, वैल्यू विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, जो भी वैल्यू या फिर जो भी आइटम आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी,
चाहे नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, वो सब आपके लिए क्या होते हैं, एसेट होते हैं। तो यहाँ पे डेटर से इन फ्यूचर अपने को कैश रिसीव्ड होने वाला है ना, तो डेटर्स हमारे लिए क्या होंगे सर, बिजनेस के लिए एसेट होंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। क्या नेक्स्ट टर्म देखते हैं, क्रेडिटर्स। हु इज क्रेडिटर? देखिए क्रेडिटर को अपन लेंगे किस टर्म में सर, यहाँ पे आपने सेल किया। अब हम बात करते हैं परचेज पर। किस पर बात करेंगे, आपने बिजनेस में क्या किया था, परचेज किया था। क्या परचेज किया था सर, हमने या तो बिजनेस में एसेट को परचेज किया होगा या फिर हमने गुड्स को परचेज किया होगा। अब गुड्स आपने क्यों परचेज किया सर, ये तो फॉर सेल रीसेल के लिए था। और ये किसके लिए था सर, ये था बिजनेस में यूज के लिए, फॉर यूज इन बिजनेस, फॉर यूज इन बिजनेस, ये बिजनेस में यूज करने के लिए था। अब आपको पता है जो आइटम आपने बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज किया वो एसेट होती है, और एसेट के लिए आप टर्म परचेज को यूज नहीं करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं फिर, जब आप रीसेल के इंटेंशन से कोई गुड्स परचेज करते हैं, वो आइटम परचेज करते हैं जिसमें आप रेगुलर डीलिंग करते हैं, तो उसके लिए आप परचेज टर्म को यूज करते हैं। अब आपने परचेज किया, परचेज क्या किया आपने, परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम विकास, विकास, आपने विकास से गुड्स को परचेज किया, मान लीजिए ₹10,000। ओके, यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम विकास ₹10,000। अब देखिए यहाँ पे दो बातें आ सकती हैं। आपने विकास से गुड्स परचेज किया, मान लीजिए कि ये था फॉर कैश। आपने फॉर कैश मीन्स क्या हुआ, आपने विकास से गुड्स परचेज किया और इमीडिएटली आपने पेमेंट कर दिया, सेम टाइम पर आपने पेमेंट भी उसे कर दिया। यानी कि फॉर कैश मीन्स क्या हो गया, पेमेंट हैज़ बीन मेड। तो इसको अपन क्या कहेंगे, फॉर कैश है तो इसको कहेंगे सर ये तो कैश परचेज हो गया। तो कैश परचेज में आपका ट्रांजेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कैश ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट कैसे हुआ, आपने विकास से क्या लिया सर, हमने विकास से गुड्स गुड्स को लिया, और गुड्स लेने के बाद हमने विकास को क्या दिया सर, हमने उसको कैश का पेमेंट कर दिया। तो हमने 10,000 का गुड्स लिया, दूसरे हाथ हमने उसको 10,000 कैश पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हो गया सर, कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो गया। मान लीजिए कई बार ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट हो जाए कि आपने गुड्स परचेज किया फ्रॉम विकास ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मीनिंग क्या हुआ, या आपने उधार में खरीदा। अब देखिए मैं बता देता हूँ ऑन क्रेडिट में क्या होता है कि आपने गुड्स परचेज किया किससे, मिस्टर विकास से। तो विकास ने तो आपको गुड्स दे दिया, लेकिन आपने अभी तक विकास को कैश पेमेंट नहीं किया। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन का मतलब विकास को आपको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। उसने आपको अभी गुड्स दे दिया, आपने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया। आप तो इसका मतलब आप उसे क्या कहते हो, यार विकास आपको पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, यानी कि 1 मंथ आफ्टर करेंगे, और आफ्टर 1 मंथ आपको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे विकास को क्या करना, आपको पेमेंट करना है। तो अमाउंट इज टू बी पेड, इज टू बी पेड इन फ्यूचर। फ्यूचर में अमाउंट आपको पेमेंट करना है, टू किसको सर, विकास को करना है। तो यहाँ जो विकास एक पर्सन है जिसको आपको फ्यूचर में अमाउंट पेमेंट करना है, बिकॉज ऑफ आपने उससे क्रेडिट परचेज किया है गुड्स। तो यहाँ पे जो विकास है, इस विकास को प्रेजेंट करने वाला जो अकाउंट है, इस विकास को रिप्रेजेंट करेगा कौन सा अकाउंट, इस विकास को रिप्रेजेंट करेगा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिट, द टर्म क्रेडिटर इज यूज फॉर द पर्सन टू whom amount is to be paid in future and from whom goods have been purchased, because from whom goods have been purchased। तो सिंपली जिस पर्सन से आपने गुड्स क्रेडिट परचेज किया है और इन फ्यूचर आपको उस पर्सन को पेमेंट करना है, तो उस पर्सन के लिए आप क्रेडिटर टर्म को यूज करेंगे। और आपको पता है कि इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी चीज़ का पेमेंट करना है, इन फ्यूचर अगर आपको पेमेंट करना है, तो ये आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है। और जो आइटम्स हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करती हैं वो अपने लिए क्या होती हैं सर, वो अपने लिए लाइबिलिटीज होती है। तो अपन कह सकते हैं क्रेडिटर्स आर, जितने भी क्रेडिटर हैं, एक पर्सन की बात नहीं है, मोर देन 1 क्रेडिटर भी हो सकते हैं। तो क्रेडिटर्स आर लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लाइबिलिटी होते हैं क्रेडिटर्स।
तो देखिए क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर इज अ पर्सन और एंटिटी टू हुम अमाउंट इज पेबल अगेंस्ट द क्रेडिट परचेज और सर्विसेज टेकन। अगर आपने परचेज किया है या सर्विस टेक ओवर की है और पेमेंट अभी तक आपने किया नहीं तो इन फ्यूचर आपको पेमेंट करना है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। और क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या होगी सर, लाइबिलिटी होगी, बिकॉज ऑफ बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट टर्म इज वाउचर। वाउचर का एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो बिजनेस में जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग मीन्स जब भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो जो भी ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा उसे विदाउट एविडेंस आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो भी ट्रांजेक्शन आप बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर एविडेंस आपके पास होना चाहिए। इट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो आपका उस ट्रांजेक्शन को का एविडेंस होगा उस एविडेंस को आप क्या कहोगे, वाउचर कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स परचेज किया, अब गुड्स हम सर कैश परचेज भी कर सकते हैं और क्रेडिट परचेज कर सकते हैं। अगर आप गुड्स को परचेज करते हो, कैश परचेज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, गुड्स के साथ आप उसके साथ जो बिल लोगे उसे क्या कहोगे, कैश मेमो कहोगे। अगर आपने गुड्स को उधार में परचेज किया, क्रेडिट परचेज किया गुड्स, तो उसके साथ आपको जो मिलेगा उसको क्या कहोगे, इनवॉइस कहोगे। अगर आपने किसी को पेमेंट किया है तो अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो आपको क्या मिलता है सर, हमें रिसिप्ट मिलती है। रिसिप्ट बदले में अपने रिसिप्ट लेते हैं ना, किसी को पेमेंट करेंगे तो रिसिप्ट लेंगे तो बदले में हमें रिसिप्ट मिलेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वाउचर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं जो कि आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ योर बिजनेस ट्रांजेक्शन नॉन एज वाउचर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो। इफ वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट देन वी गेट इनवॉइस। व्हेन वी मेक ए पेमेंट, किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तो उस टाइम पे वी गेट अ रिसिप्ट अपन गेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है सर, वाउचर्स होती हैं। तो वाउचर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं वाउचर्स। इफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। For example, if when we buy goods for cash, we got cash memo. In credit basis, we get invoice. When we make payment, then what we get? We get a receipt. We get receipt. तो ये सब आइटम्स है आपकी कुछ टर्म्स है, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, वाउचर्स। एंट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्री। सिंपली अगर हम बात करें तो एंट्री का मीनिंग होता है जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। जब आप ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को ही आप क्या कहते हैं सर, एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इंसॉल्वेंट। देखिए इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट मीन्स वो पर्सन या वो एंटरप्राइज मीन्स बिजनेस यूनिट होगा। एंटरप्राइज मीन्स क्या होता है, बिजनेस यूनिट। वो पर्सन या वो एंटरप्राइज जो अपने डेप्ट्स का, डेप्ट मतलब अपनी उधारी का, या तो किसी से उधार पैसा लिया है या किसी से आपने उधार में गुड्स परचेज किया था, तो अपनी उधारी का पेमेंट करने के काबिल नहीं रह गए हैं, उस पोजीशन में नहीं है कि आप अपने डेप्ट यानी अपनी उधारी का पेमेंट कर सके। जो लोग आपसे पैसा मांगते हैं उनको पेमेंट आप नहीं कर सकते, इस पोजीशन में अगर नहीं है तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे सर, इंसॉल्वेंट पर्सन कहेंगे। तो पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेप्ट, डेप्ट मतलब अपनी उधारियों को, मांगने वालों को पेमेंट करने की पोजीशन में ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट पर्सन बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म इज बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट्स क्या होते हैं, देखिए बैड डेप्ट्स के बारे में बात करेंगे तो अपन एक बार फिर से पीछे की जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं, एक टर्म हमने पढ़ी थी डेटर्स। डेटर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था सर, डेटर्स वो पर्सन्स होते हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल किया है और इन फ्यूचर जिनसे हमें अमाउंट रिसीव करना है। तो अगर कभी कंडीशन ऐसी आ जाए
कि आपको जो डेटर से अमाउंट रिसीव करना था और वो अमाउंट जो आपको रिसीव करना था वो इररिकवरेबल हो जाए किसी भी कंडीशन से। फॉर एग्जांपल, आपको जिस आदमी से, जिस पर्सन से पैसा लेना था, जो डेटर्स आपका, जो भी आपका डेटर्स था, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए बाई कोर्ट, इट मीन्स वो अब आपका पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है और आप भी उससे पेमेंट नहीं ले नहीं सकते कि वो तो बाई कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो वो उस पोजीशन में नहीं है कि आपका पेमेंट कर पाए। तो इसका मीनिंग ये किसका लॉस हुआ, ये तो आपका लॉस हो गया कि आपको जो पैसा लेना था वो पर्सन तो इंसॉल्वेंट हो गया, अब उससे फ्यूचर में कोई पैसा मिलेगा नहीं। इट मीन्स अमाउंट विच इज इररिकवर बिकम्स इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, इट इज कॉल्ड बैड डेट्स। अब आपको जो बैड डेट्स हुआ है वो आपके लिए बेनिफिट है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट कैसे हुआ भाई? अपने को किसी पर्सन से पैसा लेना था, अब ये कंफर्म हो गया उससे कभी फ्यूचर में वो पेमेंट नहीं मिलने वाला, तो इसका मीनिंग क्या हुआ सर? ये तो हमारे लिए लॉस हो गया, जिसे अपन बोलते हैं ना डूब गए। तो यहाँ ये डूब गए, हिंदी में इसको बोला जाता है डूबत ऋण। जो पैसे डूब गए वो बैड डेट्स है जो इन फ्यूचर कभी नहीं मिलने वाले हैं। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका डेप्रीशिएशन। सिंपली अगर मैं डेप्रीशिएशन के बारे में बात करूं तो डेप्रीशिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखिए कई बार क्या होता है, आप फिक्स एसेट को यूज करते हैं, जैसे आपने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर आपके लिए क्या होती है? एक फिक्स्ड एसेट होती है जो इन फ्यूचर आपको कई साल तक बेनिफिट देगी, जिसको आप कई साल तक यूज करोगे इन फ्यूचर। तो जब आप किसी भी आइटम से इन फ्यूचर लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट लेते हो तो उसकी कॉस्ट को आप एक अकाउंटिंग पीरियड की कॉस्ट तो नहीं मान सकते। जैसे आपने एक फर्नीचर परचेज किया और 10 साल तक उसे काम में लिया, 10 ईयर्स तक आपने उसको काम में ले रहे हो, तो इसका मतलब वो उसको उस पर जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, जो उसके लिए पेमेंट किया, वो एक साल में आप एक साल का एक्सपेंस नहीं मान सकते। आपने फर्नीचर 10 ईयर्स काम में लेना है तो आपको 10 साल का एक्सपेंडिचर माना जाएगा वो। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि उसकी जो टोटल कॉस्ट थी, आपको पता है कि इसकी इस फिक्स असेट की एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर है, तो आप इसकी टोटल कॉस्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 10 ईयर्स में एक तो 1/10 पार्ट होगा वो एक ईयर की कॉस्ट, दूसरा 1/10 पार्ट दूसरे ईयर की कॉस्ट होगी। तो इससे क्या होगा कि जो आपने फर्नीचर की वैल्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रखी है, हर साल आप उसको 1/10 पार्ट कंज्यूम करते जाओगे। तो इससे क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में उस फर्नीचर की जो वैल्यू आप दिखा रहे हो 1/10 तो आप हर साल उसको एक साल की कॉस्ट मान ही रहे हो, तो जो कॉस्ट मान रहे हो वो तो आपके एक्सपेंस में चलेगी। रिमेनिंग जो कॉस्ट आपकी बुक ऑफ अकाउंट में उस एसेट की रहेगी वो पहले की तुलना में कितनी रहेगी? 1/10 कम हो जाएगी सर। अब तो 1/10 कम हो गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो गई। तो सिंपली अपन इसको यूँ कह सकते हैं, जब भी आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू कंटिन्यूस उस एसेट को यूज करने की वजह से या टाइम स्पेंट होने की वजह से या उस एसेट के ऑब्सोलेंस होने की वजह से या उस एसेट का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से, इनमें से किसी भी वजह से अगर फिक्स एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। और अपन इसको दूसरे वे में देखेंगे तो डेप्रीशिएशन मीन्स होता है कि जो फिक्स एसेट परचेज किए उसकी कॉस्ट को डिफरेंट ईयर्स में डिवाइड कर देना, उस एसेट की यूजफुल लाइफ में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल, मैंने एक फर्नीचर परचेज किया और उस फर्नीचर की एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर। अब 10 ईयर उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, इट मीन्स मैं उसको 10 साल तक फर्नीचर को काम में लूंगा। तो मैंने फर्नीचर के लिए मान लो कि पेमेंट किया था 50,000 रुपीज़ पेमेंट किया था और 10 साल तक उस फर्नीचर को मैं काम में लूंगा। एस्टिमेटेड लाइफ उस फर्नीचर की 10 ईयर है। इट मीन्स आप मुझे बताओगे कि एवरेज 1 ईयर का मुझे कितना फर्नीचर का एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा? सर 1 ईयर का तो आपको 10 ईयर के लिए आपने फर्नीचर परचेज किया, 10 साल तक आप उसको यूज़ करोगे, 50,000 रुपये आपको अभी पेमेंट करना पड़े। तो ये पूरे 10 साल के लिए 50,000 पेमेंट किया है, तो एवरेज मैंने एक साल के लिए कितना पेमेंट किया? सर एवरेज तो एक साल के लिए 5,000 ही पेमेंट हुआ ना। 50,000 का जो पेमेंट हुआ है, 50,000 का जो पेमेंट हुआ है वो 10 ईयर के लिए था, तो 1 ईयर के लिए कितना हो गया? सर 1 ईयर के लिए पेमेंट हो गया 5,000 एवरेज। तो यहाँ पे आपने फर्नीचर की जो टोटल 50,000 की वैल्यू थी उसको आपने 10 ईयर में एलोकेट कर दिया। तो ईच ईयर फर्नीचर की कॉस्ट आप कितनी मान रहे हैं कि फर्नीचर एक्सपेंस ईच ईयर होगा 5,000, 5,000 और 5,000 10 ईयर तक। तो आप यो भी कह सकते हैं
कि आप कंटिन्यूस यूज़ करने की वजह से, टाइम स्पेंड होने की वजह से, एसेट के ऑब्सोलेंस होने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाने की वजह से अगर एसेट की वैल्यू फॉल हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है एसेट की वैल्यू, तो उसे डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि फिक्स एसेट की जो टोटल कॉस्ट है उसको आप यूजफुल लाइफ में, जो एसेट की यूजफुल लाइफ है उसमें आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो भी आप उसे डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। तो 1 साल का डिवाइडेशन क्या है, वो डेप्रिसिएशन है। तो इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इन ईच अकाउंटिंग ईयर फॉर यूजफुल लाइफ। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट टर्म हमें पढ़नी है स्टॉक। नेक्स्ट टर्म इज स्टॉक। सो व्हाट इज स्टॉक? आपने क्या किया था, गुड्स परचेज किया। देखो अभी हमने गुड्स की टर्म को पढ़ा था। गुड्स क्या चीज़ होती है सर? वो आइटम्स होती हैं, वो फिजिकल प्रोडक्ट हैं जिनमें फर्म डील करती है, जिनको रेगुलर बेसिस पर सेल और परचेज करने का फर्म काम करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं सर? गुड्स बोलते हैं। यानी गुड्स क्या है? प्रोडक्ट इन विच फर्म इज डीलिंग। तो गुड्स आपने परचेज किया, फिर अपनी शॉप में कुछ टाइम पीरियड तक रखा, फिर उसमें से कुछ गुड्स आपने सेल किया। अब एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आपने देखा कि कुछ गुड्स आपके पास अनसोल्ड रह गया, कुछ गुड्स था जो बिका नहीं। आपने इस अकाउंटिंग पीरियड में मान लो किसी भी मान लो ये पेन है, तो मैंने क्या किया, ये 10,000 पेन मैंने परचेज किए थे। 10,000 पेन मैंने परचेज किए थे, इसकी क्वांटिटी थी 10,000 पेन मैंने पेमेंट परचेज किए थे एट द रेट 3 ईच। 3 रुपीज़ की रेट से परचेज किए थे, 5 रुपीज़ में मैं इनको सेल कर रहा हूँ। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एंड में मैंने क्या देखा कि इस 10,000 जो मैंने परचेज किए थे, इसमें से 1,000 पेन मेरे पास अभी अभी शॉप में रखे हैं। तो ये जो 1,000 जो पेन है ये अनसोल्ड जो रह गए हैं, इसको हम बोलेंगे स्टॉक। 1,000 पेन का स्टॉक है, और स्टॉक का जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में जो कम होता है उस पर करते हैं। नॉर्मली तो कॉस्ट प्राइस ही है, जैसे 3 रुपीज़ में परचेज किया है तो 3 इंटू 3,000 का मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है। तो स्टॉक का मीनिंग क्या होता है? जो गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अनसोल्ड रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टॉक कहते हैं। आई थिंक ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस accounting principles. Thank you very much.